वो ये है कि आपके पास एक सीक्वेंस है। जरा म्यूट करने में आपको बड़ी अहम बात बताने दूँ। ये आपके पास एक सीक्वेंस है। ये आपके पास एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस की हर टर्म जो है ना वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर और इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये नॉन नेगेटिव है। अब आपने ये बात बतानी है कि ये अगर नॉन नेगेटिव है तो S1 क्या होगा? नॉन नेगेटिव। S2 क्या होगा? ये भी नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है। S3 क्या होगा? X1 प्लस X2 प्लस X3, ये भी नॉन नेगेटिव होगा। और आप ये देखें कि लेट्स से कि आप, चलें ये रहने देना, वैसे आप सोचें कि S1 जो है वो X1 के इक्वल है, S2 जो है वो X1 प्लस X2 है। तो लेट्स से कि यहाँ पे S1 पड़ा हुआ है, जब आप S2 पे जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये X1 और X2 का सम है। और जब आप S3 पे जाएंगे तो ये मजीद बढ़ जाएगा क्योंकि ये X1 X2 और X3 का सम है। और इसी तरह आप चलते जाए, आप Sn तक चले जाए, X1 प्लस X2 प्लस Xn। क्योंकि देखें सीरीज जो सीक्वेंस थी वो नॉन नेगेटिव टर्म्स की थी, तो सीक्वेंस से जो पार्शियल सम्स आएंगे वो सारे नॉन नेगेटिव होंगे। ग्रेटर और इक्वल जीरो, ग्रेटर और इक्वल जीरो, ग्रेटर और इक्वल जीरो, और ये भी ग्रेटर। तो इसका मतलब है कि जब आप Sn पे चले जाएंगे तो वो भी क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल जीरो होगा। अब अगली बात ये है कि जो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बन जाती है, एक नई सीक्वेंस बन जाती है ना पार्शियल सम्स की, तो अगर मैं कह दूं कि ये बाउंडेड है, अब आप ये देखें कि जो न्यू सीक्वेंस बनी है S, पुरानी सीक्वेंस थी X, इसकी टर्म्स के पार्शियल सम निकाले तो न्यू सीक्वेंस बन गई S। ठीक है, S1 S2 S3 और ये। अब मैं आपको कह दूं कि जो S है वो बाउंडेड है। अगर S बाउंडेड है, ये कंडीशन हमने इस पे रख दी है, और पहले ही आपको पता है कि S तो इंक्रीजिंग है। ये आपको खुद पता चलना चाहिए कि जैसे आप दो टर्म्स को ऐड करेंगे, पॉजिटिव टर्म्स को नॉन नेगेटिव टर्म्स को, तो सीक्वेंस की टर्म्स जो आने वाली टर्म्स होंगी वो बढ़ती जाएंगी उनकी वैल्यू, क्योंकि S1 की वैल्यू S2 की वैल्यू से लेस या इक्वल होगी, S3 की वैल्यू से लेस या इक्वल होगी S2 की वैल्यू। तो ये जो सीक्वेंस है ये ऑलरेडी अंडरस्टूड सी बात है कि ये इंक्रीजिंग है। और ये कंडीशन हम रख रहे हैं कि ये बाउंडेड है। अब आप मुझे बताएं, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था? मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में कोई स्टूडेंट बता सकता है? मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जब कभी एक सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और वो मोनोटोन होती है तो उसमें दो बातें होती हैं। ठीक है, बाउंडेड होने के साथ साथ कि वो अगर इंक्रीजिंग होगी तो वो सुप्रीमम को अप्रोच करेगी, अगर डिक्रीजिंग होगी तो वो इन्फीमम को अप्रोच करेगी। अब क्योंकि ये, आप मुझे बताएं, अंडरस्टूड सी बात है कि हर वैल्यू S1 S2 S3 की हर वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग है, ये अंडरस्टूड हमें पता है, ये उसने जिक्र नहीं किया हुआ लेकिन इसका हमें पता है। इंक्रीजिंग है, बाउंडेड वाली कंडीशन हमने यहाँ पे रख दी, तो फिर ये सुप्रीमम को अप्रोच करेगी, सुप्रीमम ऑफ S को। तो फिर इसकी जो लिमिट होगी वो सुप्रीमम ऑफ S होगी। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं।
उसके बाद ये हमने पहले देख लिया कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो डिवर्ज कब करती है, जब कॉमन रेशियो जो होती है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होती है। हार्मोनिक सीरीज जो है, ये वाली हार्मोनिक सीरीज। अब हार्मोनिक सीरीज का थोड़ा सा हम बिहेवियर यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम हार्मोनिक सीरीज की बात करें तो ये इस तरह से थी, summation n goes from 1 to infinity 1 by n। तो S1 जो है वो 1 है, S2 जो है वो 1 प्लस 1/2 है, S3 जो है वो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 है, और चलते चलते Sn जो है वो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n है। ठीक है जी। अब सबसे पहले नंबर पे इसकी अगर टर्म्स की बात की जाए तो ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। अभी जो प्रीवियस थ्योरम हमने पढ़ा है ना, हम उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। पहले नंबर पे हमने टर्म्स को देख लिया, दूसरे नंबर पे हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जो सीक्वेंस एस है वो इंक्रीजिंग है। लेकिन तीसरे नंबर पे बट एस इज अनबाउंडेड, क्योंकि देखें ना 1/n बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप आपने 1/n का बिहेवियर नहीं देखना, आपने इन एस वैल्यूज का देखना है, पार्शियल सम्स का, कि जो पहली वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है बढ़ तो रही है, लेकिन एस एन पे जाके 1/n है। लेकिन जैसे ही ये आप इसको एस एन को, जब आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी करेंगे, एस एन पे अप्लाई करेंगे, तो जाहिर है 1/n, और ये अब इस तरह से होगा ना 1/n प्लस 1, फिर प्लस 1/n प्लस 2, और ये कितनी टर्म्स आ जाएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स। आप सारी वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, तो फिर ये अनबाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले ये जरा डिस्कस कर लें। तो टर्म्स जो थी वो नॉन नेगेटिव थी, एस इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, लेकिन एस जो है वो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड होने की वजह से डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि ये डाइवर्ज कर गई है। अगर एस बाउंडेड होता तो प्रीवियस थ्योरम अप्लाई हो जाता। अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट इफ वी रिस्ट्रिक्ट लिमिट टू सम नंबर, कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है जी आप, ये या इसकी बात कर रहे हैं, जरा ये बता दें। अभी आपने मैसेज किया ना कि इफ वी रिस्ट्रिक्ट लिमिट टू सम नंबर, नहीं फिर तो ये सीरीज ही नहीं ना बनेगा, फिर ये सीरीज ही नहीं बनेगा। अगर आप इन्फिनिटी को यहाँ से चेंज कर देंगे फिर ये सीरीज ही नहीं होगा, फिर तो इसका कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हम तो इनफाइनाइट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे। टॉपिक का नाम क्या है भला, इंट्रोडक्शन टू इनफाइनाइट सीरीज। तो हम इनफाइनाइट सीरीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर तो बात ही अलग हो जाएगी ना, रिस्ट्रिक्ट करने से तो चीजें अलग हो जाती हैं। अच्छा जी, ये उसने किसी डिफरेंट अप्रोच से चेक किया हुआ है। मैंने जो अप्रोच यहाँ पे यूज की है, मैंने ये जो प्रीवियस थ्योरम है ना, मैंने इस थ्योरम को यूज करके जल्दी जल्दी से बता दिया कि ये डिवर्ज करती है। सीक्वेंस बाउंडेड है, देखिए मैं ना दो सीक्वेंसेस की बात कर रहा हूँ। एक सीक्वेंस जो है वो जो पहली सीक्वेंस है ना वो है x, जो कि 1/n है, ये बाउंडेड है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरी सीक्वेंस है ना, दूसरी सीक्वेंस जो है वो एस है। एस, एस कैसे बनी है, एस सीक्वेंस बनी है S1, फिर S2, फिर S3, और इस तरीके से।
मैं बात कर रहा हूँ जो इस तरीके से सीक्वेंस बनी है, इसकी बात कर रहा हूँ, पुरानी सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा। पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है इसकी बात कर रहा हूँ, ये अनबाउंडेड है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यही चीजें गौर करने वाली होती हैं, यही बातें होती है जिन पे गौर करना होता है। थोड़ा सा गौर कर ले तो काम ठीक हो जाता है। अच्छा जी, तो उसके बाद 2 सीरीज आ गई है। 2 सीरीज आपने जस्ट ये रिजल्ट अपने ध्यान में रखना है कि 1/n² जो है ना, n goes from 1 to infinity 1/n², ये कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसको हम दूसरे रिजल्ट से प्रूव करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि अगर 1/n होगा तो डिवर्ज करेगा, और अगर 1/n² होगा तो कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पी सीरीज वाला, आप इसको अगर याद कर ले तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। पी सीरीज में समेशन 1/n⁻p, ये जो सीरीज है ना, अगर आप इसको अपने जेन में रख लें तो किसी भी पावर के लिए आप बता सकते हैं ये कन्वर्ट करती है। तो 1/n⁻p, p की जगह पे जब 1 से बड़ा नंबर होगा, कोई भी नंबर हो, 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, यहाँ तक के 2, 3, 4 कुछ भी हो, तो ये कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, अब p की जगह पे अगर हम 2 लिख दें तो यहाँ पे n² बन जाता है। n² बनने से ये इससे प्रीवियस एग्जांपल बन जाती है। तो अगर आपने पी सीरीज वाला फार्मूला याद कर लिया तो ये आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, प्रूव जो है ना, ये अभी हम फिलहाल नहीं इसको कर रहे, आपने ध्यान में रखना है। और पी सीरीज डिवर्ज कब करती है? जब पी की वैल्यू 0 एक्सक्लूड कर दें और 1 इंक्लूड कर दें, 0 से 1 के दरमियान जब पी बिलोंग करेगा 0 से 1 के दरमियान में, तो इस रेंज में पी की कोई भी वैल्यू हो, पी सीरीज जो है ना डाइवर्ज कर जाएगी। अगर 1 रखते हैं पी को तो ये वही बन जाता है ना, 1/n, समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/n। क्योंकि पी की वैल्यू 1 रखने से 1/n हो जाता है, तो ये पहले ही हमने देखा है कि ये डिवर्ज करता है। तो पी सीरीज जो है ना, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता होता है, मल्टीपल चॉइस कोई ना कोई बना देते होते हैं। उसके सर बाद उसके बाद जो है ना, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज क्या होती है? सर जी, सर ये जो अगर हमारे पास पी सीरीज में नेगेटिव नंबर आ जाए, मतलब n की पावर नेगेटिव आ जाए, तो भी तो ये डिवर्ज करेगी ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, डिवर्ज करेगी, डिवर्ज करेगी, जाहिर है। नेगेटिव है कैसे? ना, तो नेगेटिव से ये n की पावर नेगेटिव होगी तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये देखो ऐसे हो जाएगा ना, बिल्कुल सर। 1/n की पावर नेगेटिव कोई नेगेटिव नंबर करो, -1 कर लो, सॉरी -1 क्या, अब आप ऊपर ले जाएगा -2 ये कर ऐसा? लो, तो ये n² हो जाएगा। ये हर बंदे को कैसा? पता है कि ये इसने पहले इसने वैसे ही डिवर्ज कर जाना है, यहाँ तक कि इसकी सीक्वेंस भी डिवर्ज करती है। अगर यहाँ से सीक्वेंस x निकाल लेना, सीक्वेंस भी डिवर्ज करती है, तो सीरीज तो जी। ऑलरेडी डिवर्ज करेगी। फिर तो बात यस ही सर। अलग होगी। सही है, तो अगर यस सर। अगर हार्मोनिक सीरीज की बात की जाए तो वो डिवर्ज करती है, लेकिन अगर अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज की बात की जाए तो वो कन्वर्ज करती है। ये फार्मूला होता है अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज का, कि कभी वो कभी आ जाता है 1 आ जाता है, कभी -1 आ जाता है, कभी 1 आ जाता है, कभी -1 आ जाता है। 1 - 1 में ये न्यूमिनेटर जो होता है वो 1 - 1 में रहता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो उसमें n में वेरिएशन होती है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है,
इसको आप मल्टीपल चॉइस के तौर पे इसको भी अपने ज़हन में रखें। उसके बाद कुछ टेस्ट आ गए हैं सीरीज को जो है ना चेक करने के लिए। सबसे पहले नंबर पे कंपैरिजन टेस्ट है, ये वाला 3.7.7। तो कंपैरिजन टेस्ट में दो सीक्वेंसेस हैं। सीक्वेंस का वर्ड आपने कंफ्यूज नहीं होना, सीक्वेंस और सीरीज में बहुत फर्क है, ठीक है। तो दो सीक्वेंसेस हैं। सीक्वेंसेस में तलक ये है कि जो x की सारी वैल्यूज है ना वो y की वैल्यूज से लेस है या इक्वल है, मतलब टर्म्स जो है सीक्वेंस x की टर्म्स और y की टर्म्स में ये वाला रिलेशन है। और वो यहाँ पे k को k पर कंडीशन इम्पोज कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं कि किसी खास मतलब शुरू से ही ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि देखें जब n की वैल्यू 1 हो तो x की वैल्यू ज्यादा हो y की वैल्यू कम हो, मतलब x1 जो है ना वो y एक्सिस पर बड़ा नंबर हो और y1 जो है ना वो y एक्सिस पर छोटा नंबर हो। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि लेकिन कोई एक खास नंबर के बाद इनका बिहेवियर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए जैसे देखें चलते 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 कोई नंबर k आ गया है, अब इस k के बाद इनका ये बिहेवियर होना चाहिए। शुरू से होगा तो भी ठीक है, किसी खास के बाद होगा तब भी ठीक है, लेकिन ऐसा बिहेवियर हमें चाहिए और वो थ्रू आउट ऑल नेचुरल नंबर के लिए एंड तक फिर होना चाहिए। मतलब इस के बाद x की टर्म्स और y की टर्म्स जो है ना उनमें ये रिलेशन होना चाहिए, लेकिन वो एंड तक फिर चलना चाहिए तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए। मतलब अगर एक नंबर के लिए भी ये चेंज हो जाता है बिहेवियर तो फिर ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो उसने के इसलिए लिखा हुआ है कि अगर कभी किसी के बाद इनका बिहेवियर इस तरह से रहता है तो फिर क्या होगा कि अगर y की वजह से बनने वाली जो सीरीज होगी, जी माइक को ऑफ रखा करें। आप जब भी मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं ना आप कोशिश किया करें आपका माइक हमेशा ऑफ दे। तो अब ये देखें कि x और y में ये रिलेशन है कि x की टर्म्स और y की टर्म्स जो है ना वो ये लेस है और ये ग्रेटर वैल्यूज है। तो y की टर्म्स कन्वर्ज करेंगी अगर फिर x की टर्म्स भी कन्वर्ज करेंगी, ये जो क्या नाम है सीरीज जो इसकी बन जाएगी। और इसका वही मतलब है ना कि छोटी सीरीज और बड़ी सीरीज। तो आप खुद सोचें कि अगर कोई बड़ी सीक्वेंस के ऊपर जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी टर्म्स के ऊपर जो बनने वाली सीरीज है ये वाली एक्स के ऊपर बनने वाली वो डिवर्ज कर जाए तो फिर अगर छोटा नंबर ही डिवर्ज कर रहा है तो उससे बड़ा नंबर तो ऑलरेडी डिवर्ज करेगा ना। आप इसको इस तरह से अपने ध्यान में रखें। तो ये कंपैरिजन है इसका। तो कंपैरिजन टेस्ट हो गया। उसके बाद ये तो कंपैरिजन था ना, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। ये जो आपने यहाँ पे किया ना ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। अब एक कंपैरिजन होता है जो लिमिट कंपैरिजन होता है, ठीक है, वो आगे आ जाता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये अब ये सारे टेस्ट मेथड में भी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले यहाँ से आपको बता दूं। अब जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो ये है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कब अप्लाई हो सकता है। पहले बेटा ये मम्मा ने नंबर सुननी आपसे मेरा पापा सिंपल वाली क्वेश्चन है ना, सुनना है। आपको इतनी बार कहा है मैंने आप माइक ऑफ रखा करें, आपके घर वालों की आवाजें रिकॉर्ड हो जाती हैं फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, बिल्कुल चैप्टर नंबर 8 है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिंपल क्वेश्चन है कि आप दो सीक्वेंसेस के साथ जो सीरीज बनती हैं उनमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कब लगा सकते हैं। तो उसका ये आंसर है कि जब दोनों दोनों सीक्वेंसेस क्या हो, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। फिर अगली बात करनी है लिमिट कंपैरिजन में, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है
अब आप आगे वाला काम कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस है ए और बी वाला, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नहीं है, वहां पे ही आप छोड़ दें कि आप लिमिट कंपैरिजन अप्लाई करने के काबिल ही नहीं है वो जो सीक्वेंसेस है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि x की nth टर्म को y की nth टर्म से डिवाइड किया और लिमिट फाइंड कर ली। आपके पास कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, उस नंबर को आपने कह दिया कि वो r है, r। अब r जो है या वो हो सकता है 0 या वो हो सकता है नॉन जीरो, ठीक है। अगर r नॉन जीरो होगा तो वो हमें एक सिग्नल दे देगा। r के नॉन जीरो होने से हमें एक सिग्नल मिल जाएगा। सिग्नल क्या मिलेगा? बिहेवियर का, कंपैरिजन का सिग्नल मिलेगा। वो इस तरह से मिलेगा कि जो आपने सीक्वेंस की nth टर्म न्यूमरेटर में यूज की होगी, उसका जो भी बिहेवियर होगा वो डिनोमिनेटर वाली सीक्वेंस का बिहेवियर होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि r नॉन जीरो है ना, न्यूमरेटर पे आपने x यूज की हुई है, सीक्वेंस x की nth टर्म। तो सीक्वेंस x की nth टर्म से जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्ज करेगी अगर y की nth टर्म से जो सीरीज बन रही है वो अगर कन्वर्ज करे, इफ एंड ओनली इफ है ना। उसके बाद अगर r सर जीरो, ठीक है। तो सर यहाँ पे इफ वाली कंडीशन है, इफ देन वाली, पहले में इफ एंड ओनली इफ वाली है, ठीक है। तो दोनों का बिहेवियर सेम। आप यहाँ से ज़हन में रखें कि अगर नॉन जीरो है तो बोथ बोथ सीरीज जो है ना बिहेव सेम करेंगी। मतलब सेम सर बिहेव करने का ये मतलब है कि वो कन्वर्जेंट होगी तो वो भी कन्वर्जेंट होगी, अगर एक डिवर्जेंट होगी तो दूसरी भी डिवर्जेंट होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर बी में है कि अगर r जीरो हो और डिनोमिनेटर वाली जो सीरीज है वो कन्वर्ज करे तो न्यूमिनेटर वाली भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, पूछें। सर सर हमारे पास यहाँ पे ये कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी कि मतलब एक्स एन बड़ा होना चाहिए सीक्वेंस या वाई एन बड़ा सीक्वेंस होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने है ना, आप मुझे बताएं कहाँ पे मैंने कोई जिक्र किया आपको, देखें। सर आमतौर पर ना फिजिकल क्वेश्चन है कैलकुलस सेकंड में, तो उसमें सर ऐसे था कि एक्स एन और वाई एन हमने खुद सिलेक्ट करना होता है। तो कभी कभी वाई एन छोटा ले लेते हैं, कभी बड़ा ले नहीं लेते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई इसमें स्टिकनेस होती है कि? कोई क्वेश्चन आप मुझे बताओ ना, मैं आपको अभी इधर डिस्कस कर लेते हैं। बताएं कोई क्वेश्चन। सर 3 माह पहले किए थे, अपनी याद है कोई भी? कहाँ पे है मुझे बताएं, मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। सर थॉमस कैलकुलस है और इसका चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 11, इनफाइनाइट सीरीज वाला। आप ऐसा करना ना, आप नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेके आना, ठीक है। यस सर। जी वो सर। फिर हम कर लेंगे, क्या पता आप अभी करो तो आपको पता चल जाए, इस रिजल्ट को सामने रख के तो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। यस सर, मैं करता हूँ कोशिश। करना अभी नहीं, लेक्चर के बाद करना कोशिश। ओके सर। आगे 3.7.9 एग्जांपल्स है, पार्ट नंबर ए जो है। ये देखो यहाँ पे आ गई है एग्जांपल, ये देखो। जी ये सर, आपके बिल्कुल पास ऐसे ही थे। ये आपके पास एक सीरीज है, हमने जी इसको सर। कंपैरिजन से चेक करना है, ठीक है। अब जी ये जो सीरीज है इसकी nth टर्म उठा लो, एक्स एन उठा लो। एक्स एन जो है वो 1/n² +1 है, +n है, ठीक है। अब जी आप सर। अब आपने जो है ना कंपैरिजन हमेशा किसके साथ करना है ये भी आपको मैं बता दूं। कंपैरिजन करने के लिए ना कुछ पॉपुलर पॉपुलर सीक्वेंसेस उसने पहले हमें इधर प्रीवियस एग्जांपल्स बताने का क्या मकसद था कि वो हम इनसे कंपैरिजन करें। देखो जो पी सीरीज है ना ये बहुत मशहूर है। पी सीरीज
को यूज करके भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब आप ये देखो, आपने कंपैरिजन कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि n जो होता है वो इक्वल होता है n के, n स्क्वायर जो है वो क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है n के, ठीक है। लेकिन n स्क्वायर प्लस n Yes, जो sir. है ना वो ग्रेटर होता है n स्क्वायर से, ठीक है। तो अब ये जी सर। मैं ये कहीं से नहीं देख रहा, ये मैं सोच रहा हूँ ज़हन में कि नेचुरल नंबर के लिए ये चीज तो होल्ड करती है ना। असल में मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, यस सर। ये बनाना चाह रहा हूँ और कोई पी सीरीज निकालना चाह रहा हूँ। अब अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले 1/n स्क्वायर प्लस n, तो रेसिप्रोकल से ये जो ग्रेटर होगा ना ये लेस में चेंज हो जाएगा 1/n स्क्वायर। अब आपके पास ये जो है ना ये इससे पी सीरीज बन जाएगी और ये वो जो आपको गिवन है। अब आप चले जाए जी। कंपैरिजन। अब कंपैरिजन ये है कि इधर गया है, ये देखें, डिवाइड कर दें। नहीं डिवाइड भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। डिवाइड से करना है डिवाइड से कर लो, इस तरीके से करना है इस तरीके से कर लो। तो चलो डिवाइड वाला करवा देंगे। डिवाइड वाला कर लेते हैं ना। तो किसी को किसी से भी डिवाइड कर लो, ठीक है। जी सर। r is equal to लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको न्यूमिनेटर पे रख लो, इसको डिनोमिनेटर पे, ठीक है। 1/n स्क्वायर प्लस n डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, n स्क्वायर में आ गया, तो ये आ गया n स्क्वायर ओवर यस। n स्क्वायर प्लस n, जो कि अभी मैं लिमिट यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप समझ आना यहाँ पे लिमिट है। तो 1/1 Yes, प्लस 1/n आ गया, ठीक है। ऐसे ही है ना, n यस सर। स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया और जी ये सर। अगर इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं तो 1, r की वैल्यू 1 आ गई, सही हो गया। अब r की वैल्यू नॉन जीरो है, जी सर। तो हम पहले नंबर पे चले जाएंगे। तो पहले नंबर पे चले गए। अब इसमें जो है ना इफ एंड ओनली इफ वाली बात थी, इफ एंड ओनली इफ वाली बात हमें ये कहती है कि दोनों का बिहेवियर सेम है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इफ एंड, क्योंकि आर नॉन जीरो है, बिल्कुल। दोनों का बिहेवियर सेम है, तो दोनों का बिहेवियर इस तरह से सेम होगा। अब देखो ये जो 1/n स्क्वायर वाली सीरीज थी, मतलब इससे यही सीरीज बनेगी ना, समेशन n goes from 1 to infinity 1/n स्क्वायर। इसका बिहेवियर इस सॉरी किधर चला गया, हाँ इसका बिहेवियर सेम होगा। अब ये जो थी ये कन्वर्ज कर रही थी, तो फिर ये Yes, इसका sir. भी बिहेवियर वही होगा, कन्वर्जेंट। अब मैंने कोई मतलब सोचे समझे बगैर ही आर फाइंड किया ना, तो क्राइटेरिया से हमें पता चल गया कि ये कन्वर्ज करती है, ठीक है। इसी तरह ये जो है इसको भी आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस दो थ्योरम जो है ना जो हमने अभी पढ़े हैं, पढ़ाई की है जिनकी, उनसे आप इसका कंपैरिजन चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें xn ओवर yn पे लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 का मतलब है कि दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अब 1/n स्क्वायर का बिहेवियर क्या होता है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। तो फिर इसका भी बिहेवियर कन्वर्जेंट वाला हो जाएगा, सही है। यस सर। अब ये जो है इस सीरीज का जो हमारे पास आ रहा है ना, ये पी सीरीज बन गई, पी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। आप देखो जरा n स्क्वायर रूट है और Yes, p sir. की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो p की वैल्यू 1/2, इसका मतलब है कि 0 जी। से p 1 के दरमियान में है ना, तो जब भी p 0 से 1 के दरमियान में होगा तो ये डाइवर्ज करेगा। और यस सर। क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है और रेशो का आंसर 1 आ रहा है, तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा। तो दोनों का बिहेवियर सेम होने से अगर पी सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो ओरिजिनल सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। यस उसके सर। बाद उसके बाद जो ये वाली सीरीज है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखो ये 4, इस 4 का पता है क्या मतलब है, ये k की वैल्यू आपको मिल गई है कि इस k के बाद इनमें ये तलक रहता है,
जी अब इनकी जो रेशो है, रेशो इधर फाइंड की हुई है, 0 आ गई है ना। रेशो 0 आने से क्या होगा कि रेशो 0 आने से ये होगा कि जो डिनोमिनेटर वाली अगर कन्वर्ज करे फिर न्यूमिनेटर वाली कन्वर्ज करेगी, अगर डिनोमिनेटर वाली डिवर्ज करेगी तो फिर ये भी डिवर्ज करेगी। ठीक है, तो यस सर। अब रेशो, अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाला हमने देखना है कि इसमें जो डिनोमिनेटर में आपने यूज किया है वो फैक्टोरियल वाला है ना। जी सर। एक मिनट, नहीं सॉरी, ये y है ना 1/n²। जी तो 1/n² जो y है ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का बिहेवियर कन्वर्जेंट है, तो फिर न्यूमिनेटर का क्या बिहेवियर होगा जरा सोचो। अगर y कन्वर्ज, y की सीरीज कन्वर्ज करे तो फिर x की सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, तो ये कन्वर्ज कर एक्शन देगी। कन्वर्जेंट। बस ठीक है, अब आपको Yes, समझ आ गई होगी कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। यस सर। कंपैरिजन करने के लिए हम हमेशा पी सीरीज लेंगे आसानी के लिए। हमेशा नहीं, कभी कभी। यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको थ्योरम के तौर पे ध्यान में रखें कि अगर दो सीरीज कन्वर्ज करे तो उनका सम भी कन्वर्ज करता है। एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान में रखें। ठीक है, कॉज एन वाला इसको क्वेश्चन के तौर पे जो है ना ध्यान में रखना है। अगर कॉज एन आए तो डिवर्ज करता है, और एक ये वाला कॉज एन ओवर एन स्क्वायर आए तो फिर ये कन्वर्ज करता है। क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं ना, आप पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाए या ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो उधर तो आपने कन्वर्ज या डिवर्ज बताना है ना, तो वहां पे तो फिर मुश्किल हो जाएगा अगर आपको पहले पता नहीं होगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये 11, 12, 13 इनकी जस्ट स्टेटमेंट्स और कुछ नहीं, जस्ट स्टेटमेंट्स आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी इनकी कन्वर्जेंस डिवर्जेंस आपने देखनी है इन क्वेश्चंस की। इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें क्या नाम है, पीपीएससी में आ जाते होते हैं कभी कभी। सिंपल क्वेश्चन आ जाए ना, समेशन n goes from 1 to infinity 1/n natural log of n की पावर 7 कर लो। हाँ जी बताओ, ये कन्वर्ज करता है डिवर्ज करता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18 में, c ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्ज करेगी। तो अगर मैंने यहाँ पे c की जगह पे 7 यूज कर लिया है तो क्या कर लिया है, कुछ भी नहीं, कन्वर्जन का बताया बस। ठीक है, अच्छा अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, फिर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं।